हाँ बच्चों, तो आज देखना है अक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। इसका पीछे आणविकता और कोटि को देखे थे कि आणविकता और कोटि की परिभाषा। अब उसमें देखना है आणविकता और कोटि में क्या अंतर है। देखो, आणविकता में क्या होता था, आणविकता का संबंध जो होता था मॉलिक्यूल से था, या इसे सीधे सीधे कर सकते हो अणु से होता है। मतलब आणविकता जो था, आणविकता मतलब अणु से संबंध है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या जो होती है वो उसकी आणविकता कही जाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की जो संख्या होती है वो उसकी आणविकता कही जाती है। अब इसमें क्या है, कोटि में, कोटि की परिभाषा क्या था, कोटि में दिखाया गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं में से वो अणु जिसकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को निर्धारित या प्रभावित करती है वो अभिक्रिया की कोटि कही जाएगी। अब इसमें केवल अणु जितना भाग लिया वो पूरा संख्या दिखा दोगे, लेकिन इसमें भाग लेने वाले संख्या में से वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को, आर को या रेट को प्रभावित करता है या दर को अगर प्रभावित कर रहा है तो वो कोटि कही जाएगी। एक अंतर ये हो जाएगा आपका कि आणविकता क्या हो गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की जो संख्या होती है वो ये हो गया या आणविकता हो गया, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या में से वह अणु या वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को या जिसकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती हो या निर्धारित करती हो वह संख्या उस रासायनिक अभिक्रिया की समग्र कोटि कही जाएगी। अगर सबको जोड़ दोगे तो। और इसमें जैसे अगला देख सकते हो, दूसरे पॉइंट पे एक पॉइंट आपका ये परिभाषा दिखा सकते हो, और दूसरा इधर ये प्रयोगात्मक राशि है। आणविकता जो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देख कर, अगर वो रासायनिक अभिक्रिया पूर्णतः बैलेंस है तो उसको देख कर पता किया जा सकता है कि अभिक्रिया की आणविकता क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता, जैसे ये मान लो कोई अभिक्रिया है, अब इसमें जो आणविकता है, एक ये जल है, एक एथिल एसीटेट है, मतलब दो अणु इसमें भाग ले रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसकी आणविकता 2 हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि इसकी कोटि भी 2 ही है, इसकी कोटि 1 हो रहा है। यह एक क्योंकि जो इसमें 2 अणु है, एथिल एसीटेट और जल, लेकिन उसमें जो सांद्रता मतलब वेग को प्रभावित करने वाली सांद्रता है वो केवल इसका है, जल का सांद्रता उसके ऊपर नहीं प्रभावित कर रहा है। या सीधे सीधे कर सकते हो, इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन इसमें से एक अणु की सांद्रता ही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है या प्रभावित करती है, जिसके कारण इसकी कोटि 1 होती है। किंतु आणविकता को देखकर बता सकते हो कि एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, तो इसकी आणविकता 2 हो जाएगी। लेकिन कोटि को इस प्रकार देखकर नहीं पता किया जा सकता, या तो उसका वेग समीकरण नियम लिखा हुआ हो तब पता चले। इस प्रकार एक सैद्धांतिक राशि होती है। इस प्रकार सीधे सीधे कहा जा सकता है कि आणविकता जो होती है वो प्रयोगात्मक राशि है और कोटि जो होती है वो सैद्धांतिक राशि होती है। अब इसमें जैसे कोटि है, आणविकता को किसी भी रासायनिक समीकरण को देखकर पता किया जा सकता है, लेकिन कोटि को कोई भी रासायनिक समीकरण को देखकर पता नहीं किया जा सकता है जब तक उसका वेग नियम न मालूम हो, या वेग समीकरण या दर समीकरण या दर नियम, अगर 10 नियम मालूम है तो उस वक्त इसको ज्ञान किया जा सकता है। और आणविकता जो, देखो आणविकता जब भी कोई भी अणु रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें कम से कम एक अणु भाग लेगा। ये जो होगा, जैसे 2 अणु भाग लिया, उसी प्रकार कम से कम एक अणु भाग लेगा, एक से कम नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उनको छोड़कर वो भी पूरा मिला जाके हो जाता है। अब इसमें देखो, आणविकता जो होती है शून्य नहीं होगी या भिन्न नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। मतलब कोई भी आणविकता अगर भिन्न हो गया तो मतलब बटे में जैसे 1/2 मान लो किसी की आणविकता अगर होता तो वह आधा अणु दिखा दे, तो यहाँ पे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आधे अणु में पूर्ण नहीं होती है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है आणविकता जो होती है हमेशा पूर्णांक संख्या में होती है, या भाग लेने वाले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु जो होते हैं वो पूर्ण संख्या में होती हैं। या तो इसको इस प्रकार दिखाया जा सकता है कि 0 भिन्न या
ये नहीं होता, या पूर्णांक संख्या होती है, धनात्मक होगी पूर्णांक संख्या, ये जो होगा वो पूर्णांक संख्या होगी। जबकि ये जो होगा आपका शून्य भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। कोटि जो होती है वो शून्यात्मक होती है, शून्य हो सकती है, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, भिन्नात्मक होगा, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये वाला जो स्थिति है आणविकता की है, आणविकता हमेशा आपका धनात्मक ही रहेगा। और ये आणविकता जो होती है अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। आणविकता जो होती है वो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर, इसको तो पहले बताया गया था, अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। मतलब किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को ही उसकी आणविकता कहोगे। लेकिन इसकी कोटि को वेग को प्रभावित करने वाले अणु, मतलब ऐसे अणु जिनकी सांद्रता अपक्रिया के वेग को प्रभावित करती हो या निर्धारित करती हो, वो कहा जाएगा अपक्रिया की कोटि। अब देखो यहाँ पे क्या है, आभासी एकाणु अपक्रिया, क्या सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, आभासी एकाणु अपक्रिया। इसमें क्या होगा, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसकी कोटि 1 हो, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसकी कोटि 1 हो लेकिन उसकी आणविकता 2 या 2 से अधिक हो। मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 2 हो या 2 से अधिक हो, 2 या 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके वेग को प्रभावित करने वाली जो अणुओं की सांद्रता हो वह 1 हो। मतलब मान लो कोई रासायनिक अपक्रिया है, उसमें 2 अणु भाग लिया है, आणविकता 2 हो गया। अब उसके एक ही अणु उसका अपक्रिया के वेग को, एक अणु की सांद्रता अपक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, तो ऐसी अपक्रिया कही जाएगी आभासी एकाणु अपक्रिया या सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। या सीधे कहा जा सकता है ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसकी कोटि जो है 1 हो लेकिन आणविकता 2 हो या 2 से अधिक हो। मतलब कोटि 1, कोटि बराबर 1 हो और आणविकता जो 2 या 2 से अधिक हो। तो ऐसा कंडीशन जिस भी रासायनिक अपक्रिया मिलेगा वो ये होगा। मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसकी कोटि 1 हो और आणविकता 2 या 2 से अधिक हो, तो वह रासायनिक अपक्रिया आभासी एकाणु अपक्रिया कही जाएगी। जैसे उदाहरण में दिखाया गया है एथिल एसीटेट का जल अपघटन। जब एथिल एसीटेट को जल से क्रिया कराया जाता है तो 2 भागों में टूट जाता है, जिसमें एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनता है। तो इसमें 2 भाग है। अब इसमें 2 अणु हो गया, एक एथिल एसीटेट, एक जल हो गया। तो इसका आणविकता सीधे सीधे आपका 2 हो गया। आणविकता एक ये 2 हो गया आणविकता। लेकिन कोटि जो होता है या dH/dt K × CH3COOH O2H5। मतलब इसमें ये दिखाया जाएगा कि जो दर हो गया, ये जो हो गया दर हो गया, जो दर है वह एथिल एसीटेट की सांद्रता के ऊपर निर्भर कर रहा है, जल की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। तो वह इसको इस प्रकार की व्यवस्था को व्यक्त करता है। और इस प्रकार इस कोटि 1 हो गया और आणविकता 2 हो गई। तो अब ये इसका उदाहरण हो जाएगा कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसकी कोटि 1 हो, आणविकता 2 या 2 से अधिक हो, तो इसका 2 है, तो मतलब ये हो गया आभासी एकाणु अपक्रिया। अब इसी प्रकार इसमें सिक्रोज का जल अपघटन है। सिक्रोज मतलब चीनी का जल से अपक्रिया कराया जाता है, जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। इसमें भी आपका आणविकता 2 अणु चीनी और जल है, और इसमें किसी भी एक पदार्थ की सांद्रता जो अपक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहा है। तो अब इसको कहा जा रहा है कि ये अपक्रिया कोटि 1 है और आणविकता 2 हो गया। तो अब ये हो जाएगा आपका आभासी एकाणु अपक्रिया। अब इसी में अर्ध आयुकाल देखना है। अर्ध आयुकाल जो होता है वो साधारणतः पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत इसमें बताया गया था, तो लगभग वही है, छोटा सा परिभाषा होता है। इसमें अर्ध आयुकाल मतलब अर्ध मतलब होता है आधा, अर्ध मतलब आधा हो गया, हाफ हो गया। आयु मतलब समय, समय का काल। अर्ध का एक निश्चित समय से दूसरे निश्चित समय के बीच का जो समय होता है, जैसे
तो 10:05 हो गया, तो 10:20, 10:05 और 10:20 के बीच का जो समय हो गया वही लाइफ पीरियड कहा जाएगा, समय काल। तो इसमें ये होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाए, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या कहोगे, उसमें अभिकारक दिखाया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जितने समय में आधा हो जाएगा वह समय उसका अर्ध आयु काल कहा जाएगा। मतलब किसी अभिकारक का या किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की, इसमें अभिकारक उत्पाद दोनों हो सकता है, अगर दो क्रिया दोनों तरफ चलता हो तो यहाँ पे सीधे सीधे दिखा सकते हो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने समय में उसकी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाए या आधा शेष बचाए, चाहे आधा विघटित हो जाए कहो, चाहे आधा शेष हो जाए, मतलब आधा विघटित हो जाए तो आधा बचेगा। तो जितना समय लगेगा आधा विघटित होने में, वो विघटित या सांद्रता उत्पाद में बदलने में, उसमें दूसरी तरह भी कह सकते हो, विघटित हो गया तो भी कह सकते हो कि आधा विघटित हो गया, उस समय को अर्धायु काल कहोगे, या आधा उत्पाद में बदल गया। अगर अभिकारक के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो अभिकारक उत्पाद में बदलेगा तभी वो आधा कम होता है, तो आधा जितने समय में आधा अभिकारक उत्पाद में बदल जाए वह समय उसका अर्धायु काल कहा जाता है। तो इसको T½ से या T0.5 से व्यक्त किया जाता है। इसको T½ = 0.6932/K होता है, K बराबर वेग स्थिरांक होता है और T½ बराबर ये अर्धायु काल होता है।